नमस्कार छात्रों, हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत अनुवाद इस टॉपिक को शुरू किया है। अनुवाद परिभाषा, स्वरूप और को देखते हुए हमने प्रक्रिया के साथ साथ अब प्रकारों को भी देखना शुरू किया है। तो अनुवाद के क्षेत्र के जो विद्वान हैं या बहुत सारे अनुवादकों ने अनुवाद के प्रकारों को लेकर जो भी कुछ अपना चिंतन व्यक्त किया है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और बहुत सारे अनुवादों ने बहुत सारे अनुवाद के प्रकार बताए हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसको 4 आधारों पर विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है। तो उस दृष्टिकोण से हमने लगभग 4 प्रकारों में से या 4 वर्गीकरण में से पहला वर्गीकरण इसके पहले देखा है, जिसको साहित्यिक शैली के आधार पर अनुवाद के प्रकार कहा गया था। और उसमें अनुवाद के 3 प्रकार हमने देखे, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। उसका विश्लेषण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इस लेक्चर में हम अनुवाद के प्रकार के वर्गीकरण में से दूसरा जो आधार है या दूसरा जो वर्गीकरण है, साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार, इसको हम देखने वाले हैं। आप समझ चुके होंगे कि साहित्यिक विधा मतलब कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, ये साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं। तो इन विधाओं को भी हम वहां पे अनुवाद के प्रकारों के अंतर्गत वहां पे प्रकार के रूप में वहां पे मान सकते हैं। गद्य की बात करें तो गद्य के भीतर भी बहुत सारी विधाएं वहां पे आ जाती है। कहानी आ जाती है, उपन्यास आ जाता है, रेखाचित्र आ जाता है, रिपोर्ट आ जाता है, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, ये सभी जो है गद्य की विधाएं हैं। और ये गद्य की विधाएं भी वहां पे किस रूप में अनुवाद के प्रकार के रूप में आ जाती है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। और पद्य के अंतर्गत भी बहुत सारे पद है, दोहा है, साथ ही साथ खंड काव्य है या मुक्त काव्य है। ये सभी जो काव्य के भेद वहां पे आ जाते हैं। तो उन विधाओं के आधार पर हमें आज अनुवाद के प्रकार देखने हैं। तो चलिए हम विद्वानों के द्वारा जो विधाओं के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार दिए हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार, असल में गद्य और पद्य और मुक्त छंदानुवाद हमने उसके पहले देखा है, लेकिन हम आज साहित्य लेखन जिन जिन विधाओं में होता हुआ देखते हैं तो उन विधाओं के आधार पर भी वहां पे अनुवाद के प्रकार हो सकते हैं। तो पहला प्रकार वहां पे बताया है काव्यानुवाद, अर्थात साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का पहला प्रकार है काव्यानुवाद। देखिए, काव्यानुवाद काव्य शब्द प्रायः छंदोबद्ध रचना के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब इसके पहले भी हमने देखा कि पद्यानुवाद में कहा गया है कि ये छंदोबद्ध रचना के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो कविता जो है छंदों के भीतर लिखी जाती है। छंदों विहीन रचना भी लय, तुकांता और गति आदि के कारण गेयता आ जाती है। अर्थात जिस कविता में छंद नहीं है वहां में लय, वहां पे तुकांतता और गति के आदि के कारण भी वहां पे उसमें गेयता आ जाती है। अतः यह शब्द उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी रचना रामायण को आदि काव्य माना जाता है क्योंकि उसमें छंदबद्धता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि रामायण छंदोबद्ध रचना है। इसी संबंध में संस्कृति एक उक्ति बहुत प्रचलित है, अर्थात वाल्मीकि रामायण वह पहली लौकिक कृति है जिसमें वेदों में प्रयुक्त छंदों से भिन्न छंद का प्रयोग हुआ है। दर्यार्द कवि के मन का शोक ही श्लोक छंद बनकर प्रस्फुटित हुआ। संस्कृत में कालांतर में गद्यकार को भी कवि कहा जाने लगा। कवि दंडिक तथा कवि कविना जैसी उक्तियां इस तथ्य का पोषक है, परंतु हिंदी आदि आर्य भाषाओं में काव्य से पद्य रचना अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। एक भाषा में रचित काव्य के दूसरी भाषा में काव्यानुवाद की संभावना में प्रायः संदेह प्रकट किया जाता है। मतलब काव्यानुवाद से तात्पर्य वही है कि काव्य के रूप में उसका अनुवाद जब किया जाता है तो वो वहां पे दूसरी भाषा में जब लिया जाता है तो अनुवादक के पास वो सभी बातें होनी चाहिए। अनुवादक उस कवि हृदय वाला होना चाहिए, तभी जाकर वह काव्य का सही अनुवाद कर पाता है। इस संबंध में अंग्रेजी की एक उक्ति प्रसिद्ध है, अर्थात कविता का काव्यात्मक अनुवाद लगभग असंभव है। प्रसिद्ध लेखक सिडनी का कथन है कि आइडियाज कैन बी ट्रांसलेटेड बट नॉट द वर्ड्स एंड देयर एसोसिएट्स, अर्थात विचारों का अनुवाद किया जा सकता है
परंतु शब्दों और उनसे जुड़े संदर्भों का अनुवाद संभव नहीं है। देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे विद्वानों ने जो अपने अनुवाद के संदर्भ में बातें कही है, उसमें से एक बात आ गई है कि उसमें बताया गया है कि विचारों का अनुवाद किया जा सकता है, परंतु शब्दों और उनसे जुड़े हुए संदर्भों का अनुवाद वहां पे नहीं किया जा सकता। असंभव को संभव बनाना मानव की एक सदैव कामना और अदम्य इच्छा ही नहीं रही, अपितु इस दिशा में उसने बहुत कुछ कर भी दिखाया है। अर्थात जहां पे समझा जाता था कि काव्य का अनुवाद करना बहुत कठिन है या काव्य का अनुवाद ही नहीं हो सकता, तो वहां पे इस चुनौती को जो है मनुष्य ने बखूबी वहां पे ग्रहण किया और इस कठिन कार्य को भी उसने आज आसान वहां पे कर दिया है। काव्यानुवाद के क्षेत्र में भी मानव पीछे नहीं रहा। वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, श्रीमद् भागवत गीता के अनेक भाषाओं में गद्यानुवादों के साथ साथ सुंदर पद्यानुवाद भी उपलब्ध है। अर्थात हमारे जो धर्म ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, ये बाइबल, कुरान, ये सभी जो लिखे गए थे उसका आज हम देखते हैं कि अनुवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गद्य के रूप में अनेक भाषाओं में लिखा हुआ है, साथ ही साथ पद्य के रूप में भी वहां पे अनुवाद हुआ है। हिंदी में श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी कवि गोल्डस्मिथ की कविताओं के बड़े ही सुंदर काव्यानुवाद प्रस्तुत किए हैं। अगर हिंदी के अनुवाद की अगर बात की जाए तो श्रीधर पाठक जी ने गोल्डस्मिथ अंग्रेजी के जो कवि है उनकी रचनाओं का पद्य के रूप में वहां पे सुंदर अनुवाद किया है। तो काव्यानुवाद से तात्पर्य यह है कि जो मूल रचना काव्य के रूप में लिखी है, कविता के रूप में लिखी है, उसी का अनुवाद जो है कविता के रूप में दूसरी भाषा में कर देना काव्यानुवाद है। तो ये साहित्यिक विधाओं के आधार पर पहला प्रकार हमने देखा काव्यानुवाद। दूसरा प्रकार है नाटकानुवाद। देखिए, अर्थात नाटकानुवाद या उसे नाट्यानुवाद भी कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कि नाटक का अनुवाद नाट्यानुवाद है, ठीक है। नाटक दृश्य काव्य और रंगमंच की एक विधा है। अर्थात नाटक जो हम उसके बारे में जब जानते हैं तो हमें समझ में आता है कि नाटक रंगमंच की विधा है और दृश्य काव्य की भी एक विधा है। अर्थात रंगमंच के माध्यम से वहां पे अभिनय के जरिए लोगों तक उसमें लिखी गई विषय वस्तु को वहां पे पहुंचाया जाता है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि सुने की अपेक्षा देखे का प्रभाव कहीं अधिक होता है। मतलब देखिएगा, हम कहानी पढ़ने के बजाय उस कहानी का अगर मंचन हुआ देखेंगे या उस कहानी पर बनी हुई फिल्म अगर देखेंगे तो उसका प्रभाव जो है अधिक होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इसलिए कहने की अपेक्षा देखने का प्रभाव अधिक होता है। यही कारण है कि यह विधा अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। मतलब हमारे समाज में नाटक को देखने वाला एक विशिष्ट वर्ग है और उसको ये लोकप्रियता जो है उसकी प्रभावात्मकता के कारण है। इसमें सभी कलाओं, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि का समावेश होने के कारण इसका एक अपना आकर्षण भी होता है। देखिएगा कि कहानी जब लेखक लिखता है तो पढ़ने वाला उसे उसी रूप में पढ़ता है, लेकिन नाटककार जब नाटक उसी के ऊपर बनाता है तो उसमें सहायक जितने भी तत्व है, प्रकाश योजना होने दीजिए, नाट्य संगीत या पार्श्व संगीत के रूप में या डायलॉग से संबंधित कुछ बातें होती है, तो ये सभी बातें जो है नाटककार वहां पे प्रस्तुत करता है और इसलिए इसमें सभी लोक कलाओं की नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि का समावेश होने के कारण इसका एक अपना आकर्षण भी है। नाटक का अनुवाद सरल कार्य नहीं है। अब देखिएगा, मराठी में लिखा हुआ नाटक उसको अगर हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो वहां पे भाषागत भिन्नता के कारण वहां पे उसमें जो बहुत सारी समस्याएं उभरती है और ये समस्याएं जो है उसको हल करना सरल नहीं है, ऐसा अनुवादकों का मानना है। रंगमंच नाटक के विषय के परिवेश, संवादों के संदर्भ तथा भाषा की आत्मा आदि की सही और गहरी जानकारी रखने वाला अनुवादक ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। मतलब रंगमंच का जिसे ज्ञान है, भाषा की जिसे अच्छी समझ है और संवादों को वो भली भांति जानता है, उसको परखता है और ऐसी गहरी जानकारी रखने वाला अनुवादक ही नाट्यानुवाद के क्षेत्र में सफल होता हुआ दिखाई देता है। नाटकों के रूप में अनुवाद की एक सुदीर्घ परंपरा मिलती है। अर्थात नाटक के संदर्भ में अगर बात की जाए तो नाटक का बहुत बड़ा इतिहास जो है हमारे हिंदी साहित्य में आपको दिखाई देगा। गटे ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का अनुवाद करके विश्व को संस्कृत भाषा के महत्व से परिचित कराया था। अर्थात गटे नामक एक विद्वान है और उन्होंने कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इसका अनुवाद किया और विश्व को संस्कृत भाषा के महत्व से परिचित कराया।
हिंदी में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के नाटक के क्षेत्र में अनुवादकों के लिए ये युग रहे हैं। अर्थात हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इस युग में नाटक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वहां पे काम हुआ दिखाई देता है। इन युगों में संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला के नाटकों के हिंदी में किए गए अनुवादों की एक विस्तृत परंपरा मिलती है। अर्थात ये जो समय था तो इसमें संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला के नाटकों का अनुवाद जो है हिंदी में बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे मिलता है। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत नाटककार विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस नाटक का तथा शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में अनुवाद किया है। अब ये उदाहरण हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य में अन्य भाषाओं से अनुवादित होकर जो आए हुए नाटक है, शेक्सपियर द्वारा लिखा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये और साथ ही साथ विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस, इन नाटकों का अनुवाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाट्य का अनुवाद नाट्य के रूप में होना नाट्यानुवाद कहा जाता है। और हमने ये भी देखा कि नाटक अनुवाद करने के लिए या नाटक का अनुवाद करने के लिए वहां पे उस अनुवादक को रंगमंच की अच्छी जानकारी चाहिए, साथ ही साथ संवादों की अच्छी जानकारी चाहिए, उस भाषा शिल्प को भी उसने अच्छी तरह से जाना होना चाहिए, तभी जाकर वो सही अनुवाद कर सकता है। तो इस तरह साहित्यिक विधा के आधार पर दो नाटक के प्रकार हमने देखे, अनुवाद के प्रकार देखे। पहला काव्यानुवाद और दूसरा नाट्यानुवाद। अब तीसरा साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद का प्रकार है कथानुवाद। देखिए, कथा से तात्पर्य जिसमें कहानी, उपन्यास, जो गद्य की विधाएं हैं ये सभी इसमें आ जाती है। तो कथानुवाद से क्या तात्पर्य, देखिए, उपन्यास तथा कहानी कथा साहित्य में परिगणित है। साहित्य का यह रूप सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब साहित्य में ये कथानुवाद की जो परंपरा है बहुत प्राचीन है। बच्चा थोड़ा सा समझदार होते ही कहानी सुनने लगता है। दादा नानी बच्चे को कहानी सुनाकर खिलाती पिलाती तथा जगाती सुलाती है। कथा साहित्य का अनुवाद अपेक्षाकृत सरल होता है क्योंकि वो सरल भाषा में लिखा होता है। काव्यात्मक शैली इसमें न होने के कारण ये काव्यानुवाद की तुलना में या नाट्यानुवाद की तुलना में ये अपेक्षाकृत आसान और सरल होता है। दोनों भाषाओं की प्रकृति और वर्णित विषय के परिप्रेक्ष्य जानकारी रखने वाला सही अनुवाद प्रस्तुत करके विषय के साथ न्याय तथा पाठकों की संतुष्टि कर सकता है। देखिएगा, इसमें दिया है कि अनुवाद के लिए जो दो भाषाएं होती है उसकी प्रकृति और उन भाषाओं में प्रस्तुत जो विषय है उसको अगर अनुवादक सही तरीके से जान लेता है तो उसकी प्रस्तुति जो है तथा पाठकों को वो न्याय देने में सक्षम होता है। आज विश्व की सभी भाषाओं के उत्कृष्ट उपन्यासों तथा कहानियों के दूसरी भाषाओं में सफल अनुवाद मिलते हैं। यह प्रवृत्ति आज अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। मतलब कथानुवाद ये जो क्षेत्र है या कथानुवादी जो अनुवाद का प्रकार है इसमें आज ज्यादातर काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है अन्य भाषाओं में लिखी रचनाओं को अपनी भाषाओं में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अनुवाद के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अनुवाद कथानुवाद के क्षेत्र में या कथानुवाद विधा के अंतर्गत वहां पे होते दिखाई देते हैं। तो इस तरह साहित्यिक विधा के आधार पर ये कथानुवाद ये तीसरा प्रकार है। और चौथा प्रकार जो है निबंध अनुवाद, अर्थात जहां पे हम निबंध लिखते हैं किसी विषय को लेकर तो उनको निबंध अनुवाद कहा जाता है। किसी निबंध का अनुवाद, मराठी में लिखा हुआ निबंध उसको हिंदी में लिख देना, ये निबंध अनुवाद कहा जाएगा। नाटक और कथा साहित्य में गद्य एक माध्यम मात्र है, परंतु निबंध और आलोचना में उसके स्वतंत्र अस्तित्व और स्वरूप का परिचय मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो निबंध को गद्य की कसौटी माना है। अर्थात निबंध जो है सरल सपाट बयानी में भी लिखे जाते हैं और साथ ही साथ लालित्यपूर्ण शैली में भी निबंध लिखे जाते हैं। तो वहां पे रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि निबंध गद्य की कसौटी है। अर्थात गद्य की परमोच्च भाषा या सर्वोत्तम भाषा जो है निबंध में वहां पे प्रस्तुत होती है। तो वहां पे निबंध एक प्रकार से गद्य की कसौटी माना है, जिसका अर्थ यह है कि गद्य के प्रौढ़ और विकसित रूप का प्रयोग ही निबंध में अभिप्रेत है। अर्थात जिस विषय को लेकर निबंध लिखे जाते हैं या हिंदी साहित्य के भीतर जिन जिन निबंधकारों ने या साहित्यकारों ने अपने निबंध लिखे हैं उनके निबंध की भाषा जो है सबसे ऊपरी स्तर की है या विकसित और प्रौढ़ भाषा मानी जाती है।
तो इसलिए निबंध अनुवाद को लेकर जब हम विचार करते हैं तो गद्य की तुलना में ये थोड़ा सा कठिन समझा जाता है। इस प्रकार निबंध और आलोचना परक साहित्य का अनुवाद भी थोड़ा क्लिष्ट कार्य है। अर्थात निबंध और आलोचना से संबंधित, समीक्षा से संबंधित जितनी भी सामग्री होती है, इसको भी थोड़ा सा हम कठिन मान सकते हैं। निबंध में प्रयुक्त भाषा के लालित्य की सुरक्षा सरल काम नहीं, परंतु अध्यवसायों ने इस क्षेत्र को भी सुना नहीं रहने दिया है। अर्थात मैंने अभी कहा था कि निबंध में लालित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये लालित्य वहां पे संरक्षित करने का जिम्मा जो है अनुवादक के सामने होता है। और इस क्षेत्र में माहिर, कुशल और जिन अनुवादकों को इसका बहुत अनुभव है, इन लोगों ने यहाँ पर उस लालित्य को भी वहां पे अनुवादित करने का सफल प्रयास किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बेकन के निबंधों के अनुवाद किए जो बेकन निबंधावली में संकलित है। अर्थात हिंदी साहित्य के एक प्रमुख समीक्षाकार है जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने बेकन के द्वारा लिखे गए निबंधों का जो अनुवाद है वो बेकन निबंधावली नामक संग्रह में वहां पे संकलित है। इस प्रकार सूर्यकांत शास्त्री ने इडसन की प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, अर्थात इडसन नामक पाश्चात्य विद्वान है, उनकी किताब है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, अर्थात समीक्षा के सिद्धांत, अर्थात समीक्षा के कुछ नियम होते हैं नामक आलोचनात्मक पुस्तक का हिंदी में समीक्षा शास्त्र नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया है। अर्थात सूर्यकांत शास्त्री ने इडसन द्वारा लिखी गई समीक्षा के ऊपर लिखी गई किताब जो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका अनुवाद जो है हिंदी में समीक्षा शास्त्र के रूप में वहां पे अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार जो है लगभग 4 है। पहला हमने देखा काव्यानुवाद, दूसरा हमने देखा कथानुवाद, तीसरा हमने देखा नाट्यानुवाद और चौथा जो है अभी हम देख रहे थे निबंधानुवाद। तो इस तरह से विधाओं के आधार पर जो अनुवाद होते हैं उसके आधार पर अनुवाद के प्रकार हमने यहाँ पे विद्वानों द्वारा जो दिए हैं उसको हमने देखा है। मुझे लगता है कि ये भी कुछ कठिन नहीं है, इसमें थोड़ा सा उस विधा की जो विशेषता है उस विधा की विशेषता के आधार पर अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये अनुवाद के प्रकार भी आपको लिखने के लिए आएंगे या समझने के लिए आएंगे। तो मुझे लगता है कि साहित्यिक विधा के आधार पर के ये 4 प्रकार आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अगले लेक्चर में अनुवाद के अगला वर्गीकरण जो है या अगले प्रकार जो है उसको लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद।